पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट के ये कहने पर कि सम्राट सोना को पसंद करता है, राजीव, अमृत और डेविड हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। खुद को यूं हैरान नजरों से देखता हुआ पाकर सम्राट बोला, क्या हुआ? राजीव हैरानी से सम्राट को देखते हुए बोला, तुमने जिस लड़की से जबरदस्ती शादी की, उससे बदला लेने के लिए तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। सम्राट राजीव के सवाल पर उसे घूरते हुए बोला, मैंने कहा मुझे पसंद है, प्यार हो गया है नहीं कहा। जिस पर अमृत बोला, हाँ तो प्यार और पसंद एक ही तो होते हैं ना। सम्राट अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, पसंद और प्यार में फर्क होता है, थोड़ा ही सही लेकिन होता है। सभी कंफ्यूज भरी नजरों से सम्राट की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर सम्राट आगे कहता है, बकवास भरी बातें सोचना बंद करो और जाओ अपने अपने काम में लगो। अमृत शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम आज सोना से मिलने जाने वाले हो? सम्राट तिरछी नजर अमृत पर डालने के बाद बोला, नहीं, कल मिलने जाऊंगा। राजीव सम्राट का चस्का लेते हुए बोला, एक बात बताओ, जब तुम्हारी बीवी पगफेरे के रस्म के लिए सिर्फ एक रात के लिए गई थी, तो तुम उसके पीछे दौड़े चले गए थे और इस बार तो? सम्राट राजीव को घूरते हुए बोला, अगर इसके आगे तुम्हारी जुबान से कुछ भी निकला तो मैं ये कॉफी उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। सम्राट की धमकी पर राजीव 2 कदम पीछे होकर बोला, तुम तो अब हर रात अवस्थी हाउस में गुजारोगे। सम्राट राजीव को घूरते हुए बोला, मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम में जाऊंगा, उसका हाल चाल पूछकर वापस आ जाऊंगा। अमृत अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, देखते हैं। सम्राट उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों इस दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाते? राजीव दांत दिखाते हुए बोला, ताकि तुम सोना के साथ और ज्यादा रोमांस कर सको। सम्राट उन दोनों को इग्नोर करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। डेविड अमृत की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं और मुझे बहुत मजा आएगा। इतना कहकर डेविड भी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। अमृत और राजीव डेविड को जाता हुआ देख एक साथ बोले, हमारी खुशी से जलता है साला। राजीव और अमृत अपना सिर हिलाते हैं और दोनों अपने अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। शंघाई होटल। शोभित ऑफिस से सीधा अपनी डेट के लिए आ गया था। उसने इस वक्त नॉर्मल रॉयल ब्लू एंड ग्रे पैंट, ब्लैक शूज, हाथों में रिस्ट वॉच पहने अपनी डेट के आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके कंधे पर टैप करती है। शोभित पलटकर उस लड़की की तरफ देखता है, जो सफेद रंग के सलवार सूट में खड़ी हुई थी और उसके सलवार सूट में हाथों से खूबसूरत फूलों की कारीगरी की गई थी। उसने एक काले रंग की सुंदर सी बिंदी और अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। शोभित अपने कुर्सी से खड़ा हो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, पूरे 15 मिनट 25 सेकंड लेट हो एंड आई डोंट लाइक लेट कमर्स। शोभित की बात पर वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, आई एम सॉरी, मुझे आपके आदत के बारे में पता नहीं था। अगली बार अगर मुलाकात हुई तो ऐसी गलती नहीं करूंगी। शोभित उस लड़की के लिए कुर्सी खींचता है तो वो लड़की आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। शोभित बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आप चाय लेंगी या फिर कॉफी? वो लड़की शोभित की बात पर बोली, चाय लूंगी और मेरा नाम प्रज्ञा सोलंकी है, तो अच्छा होगा कि आप मुझे प्रज्ञा कहें। शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, ना ही हम दोस्त हैं और ना ही हमारी इतनी जान पहचान है, तो मिस सोलंकी मैं आपको आप ही कहूंगा। प्रज्ञा शोभित की बात पर हल्का हंसकर बोली, आप काफी ईगोस्टिक है। शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, इसे ईगो नहीं कहते, इसे मैनर्स कहते हैं, और उससे भी जरूरी मैं जल्दी किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, इसका मतलब यह है कि हम जब भी मिलेंगे तो आप मुझे मैनर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे किससे बात किया जाता है। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, आपके बात करने के लहजे से पता चलेगा कि आपको सिखाना चाहिए या फिर आप पहले से ही टैलेंटेड हैं। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, आप एक बात बताएं, आप पहली बार डेट पर आए हो या फिर पहले भी आ चुके हैं? शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, मैं कल ही एक डेट पर गया था अपने बच्चे के साथ। प्रज्ञा हैरानी से बोली, बच्चा, आप पहले से शादीशुदा हो? शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं एक गार्जियन हूँ। प्रज्ञा राहत की सांस लेते हुए बोली, मुझे लगा कि इतनी छोटी उम्र में आपकी शादी हो चुकी है। वैसे आपका गोद लिया हुआ बच्चा कहाँ पर है? शोभित प्रज्ञा के सवाल पर बोला, घर पर है। तभी वहां पर वेटर आ जाता है और शोभित के लिए अमेरिकानो एंड प्रज्ञा के लिए चाय रखकर चला जाता है। शोभित कॉफी पीते हुए बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने बस ये फॉर्मेलिटी पूरी की है, क्योंकि मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। प्रज्ञा चाय पीते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, चूंकि मेरे लिए रिश्ते बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ रह सके और बाकी लोगों को मुझसे थोड़ा दूर रख सके।
शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, तो अपनी फैमिली से कह दीजिए मैं आपको पसंद नहीं आया। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, अगर मैं ऐसा करती हूं तो उन लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं रिश्ते से बचने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए आपको ही मुझे रिजेक्ट करना होगा। शोभित प्रज्ञा की बात सुनकर बोला, मैं अगर अपने घर में बताऊं तो दोबारा मेरी मॉम मुझे फोर्स नहीं करेगी, कॉज मेरे ब्रदर्स आगे संभाल लेंगे। प्रज्ञा शोभित की बात सुनकर बोली, अगर आपके भाई संभाल लेते तो आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ता, मेरे पास एक उपाय है अगर आप सहयोग देना चाहे तो। शोभित प्रज्ञा की तरफ देखने लगता है, जिस पर प्रज्ञा कहती है, आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए। शोभित प्रज्ञा को घूरते हुए बोला, अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होती तो मैं पहले बना लेता, मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। प्रज्ञा शोभित को शांत करते हुए बोली, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। अगर हम घर वालों को कहें कि हम दोनों फिलहाल के लिए एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से फोर्स नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर प्रज्ञा फिर से चाय का शीप लेने लगती है। शोभित कुछ देर प्रज्ञा की बात को सोचने के बाद बोला, और ये नाटक कितने वक्त तक रहेगा। प्रज्ञा शोभित के सवाल पर बोली, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगी। शोभित प्रज्ञा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, दिखने में तो अच्छी खासी हो और बात भी अच्छी कर लेती हो, बस थोड़ी सी टाइमिंग सुधारने पड़ेगी, बाकी आप ठीक हो, लेकिन इससे आपके प्लान में और आपके दिखने में क्या लेना देना है। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोली, करेक्ट, इससे लेना देना है, अगर बाद में आपको धीरे धीरे मुझसे प्यार हो गया तो हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बस नाटक करेंगे। शोभित व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, बहुत बकवास प्लान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए आप कोई और ढूंढ लीजिए। प्रज्ञा जल्दी से बोली, 2 महीने बाद हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे घर वालों के नजर में। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, सोच कर बताऊंगा, बाकी डेट अच्छी थी, अब मुझे जाना होगा क्योंकि। तभी शोभित का फोन बजने लगता है। शोभित प्रज्ञा को एक्सक्यूज मी कहकर कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से विप्लव कहता है, ब्रो बनी रो रही है। शोभित कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ उससे, क्यों रो रही है वो। विप्लव जवाब देते हुए बोला, उससे कॉलेज में कुछ लड़कों ने परेशान किया, इसलिए रो रही है। शोभित बिना प्रज्ञा से कुछ कहे सीधा होटल से बाहर आते हुए विप्लव से बोला, तुम जहां पर हो लोकेशन सेंड करो, आ रहा हूं मैं। इतना कहकर शोभित कॉल कट कर देता है और अपनी गाड़ी में बैठ सीधा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। इधर अमरावती मित्तल मैंशन, काव्या मेन हॉल में बैठी बुक में कुछ डिजाइन्स ड्रॉ करते हुए टीवी में गाने सुन रही थी। कशिश अपनी कुछ फाइल लेने के लिए घर आया हुआ था, वो एक नज़र काव्या पर डालकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद कशिश की आवाज आती है, काव्या, रेड कलर की फाइल कहाँ पर है। काव्या कशिश की आवाज को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम पर फोकस करने लगती है। कशिश नीचे आकर गुस्से में उसके हाथ से ड्राइंग बुक छीनकर फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है, क्या मैं तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा हूं जो चिल्ला रहा था, तुम्हें जवाब नहीं दे सकती हो क्या। काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, आपका सामान है ना, तो आपको पता होगा कहां पर खजाने की तरह छुपाकर रखते हो, मुझे क्या पता। कशिश दांत पीसकर बोला, जरूरत से ज्यादा मत बोला करो वरना किसी दिन। काव्या कशिश की बात पर बोली, वरना क्या करोगे, मारोगे मुझे। कशिश काव्या की ड्राइंग बुक से सारे डिजाइन्स को फाड़कर फेंक देता है, जिसे देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉफी टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर जमीन पर पटक देती है। कशिश काव्या के बालों में अपना हाथ डालते हुए मजबूती से उसके बाल को पकड़ अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर बोला, काव्या ओबरॉय, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बहुत दर्द होगा तुम्हें। काव्या अपनी आंखों में नमी लिए कशिश को देखते हुए बोली, आपने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, तो क्या मैं अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती। कशिश काव्या के बालों को छोड़ देता है और उसे सोफे पर धकेलकर कहता है, आई हेट यू एंड आई हेट ओबेरॉयज। काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, मुझे भी कोई आपसे मोहब्बत नहीं हो गई है जो आप मेरे सामने तानाशाही दिखा रहे हो, और आप जैसा इंसान अकेला रहना ही डिजर्व करता है, उसे खुशी मिलने का कोई हक नहीं है जो दूसरों की जिंदगी से खुशी छीनते हैं। कशिश एक जोरदार थप्पड़ काव्या के गाल पर जड़ देता है। काव्या का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसके गोरे गाल पर कशिश के उंगलियों के निशान थे। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है, जब मैंने कुछ कहा तो आपको दर्द हो रहा है। कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर काव्या को घूरते हुए बोला, मुझसे बात मत किया करो, तुम जैसी घटिया लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती।
काव्या सोफे से खड़ी हो कशिश पर चिल्लाते हुए बोली, घटियापन आपने किया, जबरदस्ती मुझसे शादी की, मुझे किडनैप किया और घटिया मैं हो गई। कौन सी घटिया हरकत की है मैंने? कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, ये बात कभी मत भूलना काव्या ओबरॉय की तुम शादी के मंडप को छोड़कर भागी थी। काव्या कशिश के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। कशिश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो कशिश को धक्का देते हुए बोली, मैं अपनी सुधांशु के लिए भागी थी, आप जैसे जाहिल इंसान के लिए नहीं, उससे भी जरूरी बात है। मैंने नहीं कहा था आपसे शादी करने के लिए और ना ही मेरे घर वालों ने आपके आगे हाथ जोड़ा था मुझसे शादी करने के लिए, जो आप मुझ पर धौंस जमा रहे हो। ये कहते हुए काव्या कशिश को धक्का दिए जा रही थी। कशिश काव्या के हाथ को पकड़ उसके बालों में हाथ डालकर उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर बोला, जाकर पूछो अपने भाई से, अपने बाप से, किस करनी की सजा तुम भुगत रही हो मेरी जिंदगी में आकर, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बीवी बन सकती हो? कभी नहीं। ये शादी, तुम्हारा यहाँ रहना सब कांच के टुकड़े की तरह बिखर कर रख दूंगा मैं, और तुम्हारी इज्जत भी। ये कहते हुए कशिश के होंठ काव्या के होठों को छू रहे थे। काव्या कशिश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो कशिश उसे और मजबूती से अपने सीने से चिपकाते हुए कहता है, क्यों मेरा छून तुम्हें अजीब लग रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? काव्या अपनी आंखें मजबूती से बंद कर धीरे से बोली, लीव मी प्लीज। कशिश 2 मिनट काव्या को देखने के बाद उसके निचले होंठ पर बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है और बिना काव्या से बात किए मेंशन से बाहर चला जाता है। काव्या अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए सीधा कमरे की तरफ भाग जाती है। सारे सर्वेंट उन दोनों के झगड़े को देखकर पहले से ही वहां से जा चुके थे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कैंटीन एरिया। शोभित की कार आकर यूनिवर्सिटी में रुकती है। शोभित सीधा कैंटीन की तरफ चला आता है तो देखता है अदिति रोते हुए सैंडविच खा रही थी। शोभित एक गहरी सांस ले अदिति के पास आकर बोला, या तो पहले खा लो या फिर पहले रो लो। अदिति शोभित की आवाज पर मुड़कर उसकी तरफ देखती है और रोते हुए शोभित को गले लगाकर कहती है, उन लोगों ने मेरे पास से चॉकलेट ले लिया। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई मुझे समझ नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूं, किसी से बात नहीं करती और उससे भी जरूरी, अगर कोई कुछ कह दे तो रोते हुए आ जाती है मेरे पास। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अदिति का ख्याल रखना, छोटी छोटी दिक्कत के लिए क्या तुम मुझे कॉल करते रहोगे? विप्लव बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने उसे खाने के लिए तो दिया ना। शोभित इधर उधर देखते हुए बोला, रिया कहाँ है? जिस पर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, रिया की फैमिली में किसी की शादी है इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, कौन है वो लड़के जो इसे परेशान कर रहे थे? अदिति सुबकते हुए बोली, वो लोग चले गए क्योंकि कॉलेज हावर खत्म हो गया ना, कल आएंगे। शोभित अदिति के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, क्या तुम एक मुक्का मारकर उनका दांत नहीं तोड़ सकती हो? अदिति मासूम सा चेहरा बना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो उनकी पूरी हड्डियां तोड़ सकती हूँ, लेकिन किसी ने आपके पास कंप्लेन किया तो आप मुझे डांटोगे ना? शोभित आह भरते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं अदिति। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई क्या अब हम घर चले? अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी तुम मुझे पिंगी बैग दो ना और सीनियर हम दोनों का बैग लेकर आएंगे। शोभित अदिति को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चुपचाप चलो, बड़ी आए पिंगी बैग वाली। विप्लव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और उनके पीछे बैग लेकर चला आता है। रात का वक्त, अवस्थी हाउस। सोना अपने कमरे में बैठी मोबाइल में सोशल मीडिया अकाउंट खोल स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। सोना उसके फोन को देखती है जिसमें सम्राट नाम शो हो रहा था। सोना मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बागर बिल्ला सम्राट ओबरॉय है। इतना सोचते हुए सोना कॉल उठाती है और कहती है, अभी याद आ गई आपको मेरी। सम्राट सोना की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुमने खाना खाया, तुम्हें मेडिसिन्स लेनी है? सोना सम्राट के सवाल पर बोली, हाँ मैंने खा लिया, लेकिन मेडिसिन्स नहीं लिए हैं, खा लूंगी थोड़ी देर में। आप बताओ कहाँ पर हो आप? सोना की बात सुनकर सम्राट बोला, मैं अभी ऑफिस पर हूँ, जरूरी काम है जिसे कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल सुबह ही घर जाऊं, तुम्हें कुछ चाहिए? सोना कुछ देर सोचने के बाद बोली, आप मेरे लिए आइसक्रीम ला दोगे क्या? सम्राट की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप मेडिसिन्स लो और सो जाओ, कल तुमसे मुलाकात होगी। सोना मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप मुझसे मिलने आओगे। सम्राट एरोगेंट आवाज में बोला, सोना मेडिसिन्स खाओ और सो जाओ। सोना सम्राट की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं खा रही हूँ, लेकिन आप कॉल में रहो। सोना की बात पर सम्राट कुछ नहीं कहता तो सोना नाइट स्टैंड पर रखे मेडिसिन्स को उठाकर खा लेती है और फोन उठाकर सम्राट से कहती है,
खुश हो गए आप? मैंने मेडिसिन खा लिए। सम्राट सोना की बात पर जवाब देते हुए बोला, हो गया ना, चलो सो जाओ, मैं अभी जरूरी काम पर हूँ, गुड नाइट। सोना सम्राट की बात पर बोली, आप कुछ कहना भूल रहे हो। सम्राट कंफ्यूजन में बोला, क्या बोलना भूल रहा हूँ? सोना सम्राट की बात कर मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। सम्राट हैरानी से बोला, व्हाट? सोना फिर से बोली, आप आई लव यू कहना भूल रहे थे, सच में अनरोमांटिक हो। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, गुड नाइट सोना, सो जाओ। इतना कहकर सम्राट कॉल कट कर देता है। सम्राट के इस रिएक्शन पर सोना मुंह बनाते हुए बोली, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? आई लव यू भी नहीं कहा, बागर बिल्ले कहीं के। इतना कहते हुए सोना लाइट ऑफ कर चुपचाप सो जाती है। जुहू बीच। फलक अकेले ही घूमने के लिए जुहू बीच आ चुकी थी, क्योंकि वो थोड़ी फनी नेचर की लड़की थी, इसलिए उसे ज्यादा बंद कर रहना पसंद नहीं था। फलक आइसक्रीम खाते हुए इधर उधर घूम रही थी। बीच पर अभी भी लोग थे, क्योंकि रात ज्यादा नहीं हुई थी। फलक भेलपुरी वाले के पास जा अपने लिए भेलपुरी खरीद लेती है और उसे खाते हुए जाने लगती है कि अचानक एक लड़के से टकरा जाती है। फलक एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इकलौती अंधी हूं या फिर मुझे देखकर सारे लड़के अंधे हो जाते हैं। उसके सामने खड़ा लड़का फलक की बात सुनकर बोला, गलत फहमी तुम बहुत जल्दी पाल लेती हो, इतनी भी कोई हूर की परी नहीं हो। फलक अपना सिर उठा सामने खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का नक्शा तो हम अभी बिगाड़ देते हैं, हमारी भेलपुरी गिरा दिया तुमने। वो लड़का फलक की बात पर बोला, देखकर तुम नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे भेलपुरी को तुम नहीं, भेलपुरी तुम्हें खा रहा हो। फलक उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि पीछे से आवाज आती है, क्या हो रहा है बे यहाँ पर? ऐसा लगता है जैसे मुंबई की छमिया हमेशा मारने के लिए पीछे पड़ी रहती है। फलक पलट कर देखती है, जहां पर एक और लड़का खड़ा हुआ था। चाली फलक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, हम तुमको जानते हैं। फलक हैरानी से चाली को देखते हुए बोली, तुम हमको जानते हो, लेकिन कैसे? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। चाली फलक की बात पर बोला, हमने एक दो बार तुम्हें यूट्यूब पर देखा है, लेकिन तुम सामने में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। फलक हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक यू तारीफ करने के लिए। रुद्रा फलक की तरफ देखते हुए बोला, ज्यादा शर्माना बंद करो, क्योंकि चाली की नजरें खराब है, इसलिए उसे बदसूरत लड़कियां भी खूबसूरत नजर आती हैं। फलक घूरकर रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, इस पूरी जहां में तुमसे बदसूरत आदमी तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रुद्रा फलक की आंखों में देखते हुए बोला, तो मुझे देखकर आंखें बंद कर लो। फलक अपने दांत पीस लेती है कि तभी एक गोली फलक की आंखों के सामने से होकर गुजरती है, तो रुद्रा जल्दी से फलक को खींचकर अपने पीछे कर लेता है और गाड़ी के पीछे झुकते हुए चाली से कहता है, अबे यार साला चैन से घूमने को भी नहीं मिलता हम लोगों को। फलक हैरानी से रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम लोग गुंडे हो? ओ माय गॉड, मुझे यहाँ से जाना होगा। रुद्रा फलक को आंखें दिखाते हुए बोला, अंडरस्को चुपचाप पतली गली लेकर निकल लो यहाँ से, वरना एक गोली तुम्हारे माथे पर, एक गोली तुम्हारे पेट पर मारेंगे। फलक रुद्रा को घूरते हुए बोली, कहीं तुम्हें मारने की सुपारी ना दे दूं मैं। इतना कहकर फलक बचते बचाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है। फलक वहां से हड़बड़ी में निकलने लगते हैं कि एक आदमी उसे पकड़ लेता है। फलक उस आदमी को मारते हुए बोली, अरे छोड़ो मुझे। चाली उस आदमी के सामने आते हुए बोला, अबे ओ। शक्ति कपूर की सेकंड वर्जन लड़की कह रही है उसको छोड़ो, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? रुद्रा पीछे से आकर उस आदमी के पैर पर बहुत जोर से लात मारता है, जिस कारण वो आदमी औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है। रुद्रा अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उस आदमी के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और एक लात उसके बाह पर मारता है, जिस कारण उसके बाह में क्रैक आ जाता है। रुद्रा रुमाल निकाल अपने माथे पर बांध देता है और उस आदमी के सामने खड़े होकर जाता है, किसने भेजा था तुम्हें? वो आदमी जो कि दर्द से तड़प रहा था, रुद्रा के सवाल पर करहाते हुए बोला, भैरवी। रुद्रा अपनी गन निकालकर उसके माथे के बीच में चला देता है। फलक अपने कान नाक आंख फाड़े रुद्रा को देख रही थी। रुद्रा गन को अपने कमर के पीछे दाग फलक से बोला, निकलो यहाँ से और चाहो तो सुपारी दे सकती हो। फलक चारों तरफ देखती है, जहां पर कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग भाग चुके थे। फलक रुद्रा को घूरते हुए बोली, सब लोगों को भगाने के बाद अब मुझसे कह रहे हो कि मैं घर जाऊं? तुम्हारे ऊपर चढ़कर जाऊंगी क्या? रुद्रा चाली की तरफ देखता है तो चाली फलक से कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। फलक 2 कदम पीछे होकर बोली, तुम तो शक्ल से ही आशीष विद्यार्थी लगते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रुद्रा चाली के हाथ से कार की चाबी ले फलक से बोला, मेरे साथ चलना है तो सीधा कहो ना, बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्रेजी गर्ल।
इतना कहते हुए रुद्रा अपने कदम अपने कार की तरफ बढ़ा देता है। फलक चाली के पास जाकर बोली, इस हॉटी का नाम क्या है? चाली हल्का हंसकर बोला, दिल आ गया क्या? फलक चाली को घूरते हुए बोली, तुम्हारी बत्तीसी निकालकर हाथ में दे दूंगी, बताओ क्या नाम है उसका? चाली एक कार्ड फलक को देते हुए बोला, RK। फलक उस कार्ड को अपने जीन्स के पॉकेट में रख लेती है और चाली के गाल पर किस करके रुद्रा के पीछे चली जाती है। चाली अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से फलक को जाता हुआ देख रहा था, फिर अपनी गाल को सहलाते हुए कहता है, साला मुंबई की लड़कियां बड़ी एडवांस है यार। तभी उसे परछाई नजर आती है कि कोई पीछे से उस पर वार करने वाला है। चाली पलटकर लात उसे मारकर बोला, पीठ पीछे वार ना हम करते हैं और ना ही हमको पसंद है। इतना कहते हुए चाली बीच से निकल जाता है। रुद्रा कार ड्राइव कर रहा था और फलक एकटक उसे देख रही थी। रुद्रा स्मोक करते हुए फलक से बोला, क्या तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है? फलक एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? रुद्रा अपना सिर घूमा, फलक को घूरते हुए बोला, क्या यहाँ पर कोई मूवी का शूट चल रहा है कि हीरो ने लड़की को बचाया और लड़की को हीरो से प्यार हो गया? फलक रुद्रा की बात पर बोली, तुम हीरो कहाँ हो, तुम तो विलन हो। रुद्रा फलक को ऐसे देखने लगता जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। रुद्रा फलक को इग्नोर करते हुए बोला, तुमने पी रखी है? फलक रुद्रा की बात पर उसे घूरते हुए बोली, मैं एक अच्छी फैमिली की लड़की हूँ, पीने वीने वाला काम मैं नहीं करती, मैंने तो आज तक बियर भी नहीं पी, दारू पीना तो बहुत दूर की बात है। रुद्रा फलक की बात पर बोला, तुम कहाँ रहती हो? फलक बिना किसी झिझक के बोली, अवस्थी हाउस में। रुद्रा फलक को घूरते हुए बोला, क्या ये किसी करोड़पति का घर है या फिर किसी बहुत बड़े एक्टर का घर है जो मैं जान लूंगा, डायरेक्शन बताओ। रुद्रा को भड़कता हुआ देखकर फलक जल्दी से बोली, आगे से पतली गली है, वहीं पर है। रुद्रा फलक को फिर से घूरते हुए बोला, मेरी कार जा सकती है या फिर नहीं, वरना यहीं पर उतर जाओ। फलक रुद्रा को घूरते हुए बोली, जब मेरे जीजाजी की गाड़ी जा सकती है तो तुम्हारी ये गाड़ी क्यों नहीं जा सकती? रुद्रा फलक की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा गाड़ी फलक के बताए डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। फलक घर के पास चिल्लाते हुए कहती है, रुको रुको, यही है मेरा घर। रुद्रा ब्रेक लगाता है और फलक की तरफ देखता है जो कि अभी भी बैठी हुई थी, जिसे देख रुद्रा चिढ़कर बोला, अब क्या भाड़े का पैसा भी मैं ही दूं? जाओ ना अंदर, आरती उतारूंगा तब जाओगी। फलक रुद्रा को एक कार्ड देते हुए बोली, कल यहाँ पर मिलते हैं। रुद्रा फलक को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा तुम मुझे अपना नौकर समझ रही हो। तुम मुझे जितना सीधा समझ रही हो ना, इतनी सीधी खीर नहीं हूं मैं, कभी भी तुम्हें गोली मार सकता हूं। फलक रुद्रा को मारकर बोली, चल झूठे, मुझे मारोगे और मैं बस देखती रहूंगी? ऐसा नहीं होता, तुम चुपचाप कल इस डेस्टिनेशन पर आ जाना। रुद्रा को बहुत इरिटेशन होने लगती है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर फलक की तरफ का दरवाजा खोलता है और फलक को गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर कहता है, जिंदगी में दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर रुद्रा जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और एक नज़र फलक को घूरने के बाद अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। फलक जाते हुए रुद्रा को देखती है और अपने जीन्स के पॉकेट से चाली का दिया हुआ कार्ड निकालकर कहती है, तुम्हारा तो कल बाप भी आएगा बेटा। इतना कहते हुए फलक मुस्कुरा देती है और अंदर आ जाती है। फलक सोना के कमरे की तरफ जाने लगती है तो सुधांशु कहता है, आपको पता है रात के कितने बज रहे हैं? आप इतनी रात तक कहाँ पर थी और कौन था वो लड़का जो आपको छोड़ने आया था? फलक घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अभी 11 बजे बज रहे हैं और उस लड़के का नाम मैं पूछना भूल गई। मैं तो जुहू में सनसेट देखने गई थी, फिर इधर उधर घूमते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। सुधांशु फलक के सामने जाकर बोला, दीदी इतनी रात तक घूमना सही नहीं होता, अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लेकर चलूंगा। फलक सुधांशु के बाल बिगाड़कर बोली, मेरा प्यारा भाई, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, अब चलो बाय, गुड नाइट, नींद आ रही है बहुत जोर से। इतना कहकर फलक अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुधांशु फलक को जाता हुआ देखता है और पानी का बोतल लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह ओबरॉय विला, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सम्राट भी आ गया था। अदिति सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, अंकल, मुझे सोना दीदी से मिलना था, आज संडे है, आप मुझे लेकर चलोगे? विप्लव अदिति का साथ देते हुए सम्राट से बोला, बनी बिल्कुल सही कह रही है भाई, मुझे भी भाभी से मिलना है और उनका घर भी देखना हो जाएगा। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तुमने अपने नोट्स कंप्लीट किए? अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मैंने कंप्लीट किया और मैंने सिद्धू का क्लास भी अटेंड किया है। शोभित अदिति को बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोला, भैया सिद्धू नहीं।
अदिति शोभित की बात पर बोली, नहीं नहीं सिद्धू, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उन्हें भैया न कहकर सिद्धू। शोभित दांत पीसकर बोला, अदिति मैंने कहा ना, वो तुम्हारे भैया हैं, इसलिए तुम उसे भैया कहोगी। अदिति पाउट बनाकर बोली, ठीक है। शोभित अदिति के सिर को थपथपाकर बोला, गुड। रचना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, कल तुम्हारे डेट का क्या हुआ, क्या तुम्हें प्रज्ञा पसंद आई? विप्लव हैरानी से शोभित की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो आप डेट पर गए थे लेकिन आपने बताया नहीं। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, क्या पूरे घर में अनाउंस करके जाऊं कि मैं आज डेट पर जा रहा हूं, और मॉम ने ब्लाइंड डेट प्लान की थी। रचना उन दोनों के बीच में आते हुए शोभित से बोली, मैंने पूछा तुम्हें प्रज्ञा कैसी लगी? शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छी थी। रचना मुस्कुराकर बोली, तो तुम बताओ तुम दोनों की। शोभित रचना की बात को बीच में काटकर बोला, मॉम वो अपने करियर के शुरुआती दौर पर है और मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हम दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। रचना शोभित की बात सुनकर बोली, अच्छा, और कुछ दिन बाद बहाना बना दोगे कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए इसलिए ब्रेकअप कर चुके हैं? मैंने ये ट्राई अपनी शादी के वक्त भी किया था। शोभित अपनी आईब्रो को हल्का सा खुजलाकर बोला, ट्रस्ट मी मॉम, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैंने आपकी बात मानकर डेट पर गया, मुझे लड़की अच्छी लगी, हम दोनों ने जो डिसाइड किया हम वही करेंगे। अदिति जो कि शोभित की बातों को सुन रही थी, विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी चलो हम सोना दीदी के घर चलते हैं। शोभित अदिति की बात सुनकर बोला, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अदिति शोभित को इग्नोर कर सम्राट से बोली, मेरा हो गया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित सम्राट की तरफ देखता है, जो कि गई अदिति को देख रहा था। शोभित के दिमाग में कोई चीज हिट करती है और वो सम्राट से कहता है, मुझे आज राजीव से मिलना था, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शोभित बिना किसी की बात पर ध्यान दिए वहां से निकल जाता है। वैशाली बैठी जो सब कुछ सुन रही थी, वो अमृत के कान में धीरे से कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अदिति को हम हमेशा के लिए यहीं पर रख ले? अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, शादी हर किसी की होती है। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, यहाँ पर अभी 3 कंवारे लड़के हैं, किसी के साथ भी करवा देते हैं, फिर हमारी बनी परमानेंट यहीं पर रह जाएगी। अमृत वैशाली के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, इडियट, क्या तुम्हें सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है? इस घर में सिर्फ करोड़पति की शादी होती है। वैशाली अमृत के पैर पर लात मारते हुए बोली, तो हमसे क्यों शादी किए? अमृत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वैशाली को घूरने के बाद कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, हम भी जाएंगे महक दीदी से मिलने। रचना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, और ये सारा काम कौन? वैशाली बीच में दामिनी और शीतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारा घर है कह रही थी ना, तो घर के काम करने में का हाथ पैर दुखते हैं, करेंगे वो दोनों। दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, मैंने आज तक अपने घर में कटोरी नहीं उठाए और तुम यहाँ पर मुझे बर्तन। वैशाली दामिनी की बात को बीच में काटकर बोली, वहाँ और यहाँ के सिस्टम में फर्क है बुआ सास, और वो फर्क ही है कि यहाँ पर घर का काम औरतें करती हैं। विप्लव वैशाली का साथ देते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा वैशाली। दामिनी सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, तुम कुछ कहोगे या फिर बस यूं ही तमाशा देखते रहोगे? मैं इस घर की बेटी हूं, ना कि नौकरानी। सम्राट दामिनी की बात पर बोला, तो क्या आपको वैशाली इस घर की नौकरानी नजर आती है? घर की बहू है वो, आपका घर पर हिस्सेदारी है, लेकिन उसका तो वो भी नहीं है, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा ना। इतना कहकर सम्राट डाइनिंग से खड़ा हो वैशाली से बोला, अपनी बहन की पसंद की चीजें ले लेना, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव वैशाली के पीठ पर चढ़कर बोला, चलो वैशाली। वैशाली उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चली आती है। रचना को बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। निर्जला दामिनी और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, मैं कर लूंगी, आप लोग जाओ। शीतल निर्जला की बात पर बोली, नहीं आंटी, मैं कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जा सकती है। निर्जला शीतल की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर निर्जला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, वैशाली नाम की चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शीतल अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका तो कुछ करना ही होगा, हद से ज्यादा जुबान और दिमाग चलाती है वो।
दामिनी शीतल को पूरा डाइनिंग दिखाते हुए बोली, अच्छे से साफ कर देना, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। इतना कहकर दामिनी कमरे की तरफ चली जाती है। शीतल दामिनी को जाने के बाद गुस्से से बोली, ये सन की बुढ़िया मुझे सच में नौकरानी बनाकर रखेगी, काम होने के बाद सबसे पहले तुझे इस घर से निकाल लूंगी मैं। इतना कहते हुए शीतल फनफनाते हुए सारा काम करने लगती है। अमृत का कमरा। वैशाली आराम से रेडी हो रही थी कि पीछे से अमृत उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वैशाली अमृत के अचानक ऐसा करने पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे दिमाग में कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है क्या, और ये बार बार चिपकना क्या है। अमृत वैशाली के गले पर किस करके बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैशाली अपना पैर उठाकर अमृत की टखने पर मारकर अमृत को खुद से दूर धकेलकर बोली, एक बात बताए तुमको, कान और दिमाग खोलकर सुनो, किसी के हमसे चिपकने पर हमारे दिमाग में रोमांस मूड नहीं जागता है, बल्कि गुस्से वाला रूप सामने आता है। इसीलिए समझा रहे हैं, जब तक हम खुद तुम्हारे करीब ना आए तुम हमारे करीब मत आया करो, वरना किसी दिन तुम्हारी। अमृत वैशाली की बात पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने दांत पीसकर बोला, तुम्हें मेरा एहसास इफेक्ट नहीं करता। वैशाली बिना किसी झिझक के बोली, इसमें इफेक्ट वाली क्या बात है, क्या हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है तो क्या हम उससे चिपक जाते हैं, नहीं ना तो तुम काहे हमसे दिन भर चिपकते रहते हो। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, मेरा तुम्हारा नजदीक जाना तुम्हें चिपकना लगता है, मेरे छूने से तुम्हें गुस्सा आता है। वैशाली अपना सिर हिला देती है तो अमृत वैशाली के बालों में अपना हाथ डाल गुस्से से कहता है, तो विप्लव के करीब क्यों आती हो, क्या उसका तुम्हारे साथ मस्ती करना तुम्हें छूना गुस्सा नहीं दिलाता। वैशाली हैरानी से अमृत की तरफ देखती है और एक जोरदार थप्पड़ अमृत के गाल पर जड़ देती है। वैशाली गुस्से में चिल्लाकर बोली, एक भाभी का और देवर का रिश्ता माँ बेटे की जैसा होता है, मैं उसे अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम हम दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दे रही। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी अमृत। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, ऐसे ही बात करता हूं मैं जब कोई काम मेरी मर्जी से ना हो। वैशाली अमृत के कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोली, और हमें तुम्हारे जैसे बेजुबान लोगों की जुबान को काबू में करना बहुत अच्छे से आता है, तो अपने कान और दिमाग को खोलकर सुनो, हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम हमसे प्यार नहीं करते, तो हम अपने शरीर का सौदा तुम्हारे साथ क्यों करें। अमृत वैशाली को खुद से दूर करके बोला, रखो अपने शरीर को अपने पास, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, जब कोई सवाल उठाएगा ना तुम्हारे ऊपर तब मुझसे मत कहना, और उससे भी जरूरी आज के बाद मुझसे बात मत करना। इतना कहकर अमृत गुस्से में कमरे से निकल स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वैशाली अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ हाँ निकलो यहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे हम तो मरे जा रहे हैं तुमसे बात करने के लिए, और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हमसे कुछ कहे। इतना कहते हुए वैशाली अपने बाल बनाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई थी जिसे वो बहने नहीं देना चाहती थी। वैशाली कमरे से निकलकर मेन हॉल में आती है तो उसकी नज़र शीतल पर जाती है, जो कि सारी साफ सफाई कर चुकी थी। वैशाली की नज़र गमले पर जाती है जिसने मिट्टी भरा हुआ था और शीतल वहीं पर काम कर रही थी। वैशाली विप्लव के कमरे में जाती है तो देखती है विप्लव अपने चाली के साथ खेल रहा था। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुमको भागम भाग डांस देखना है। विप्लव वैशाली की बात सुन एक्साइटेड होकर बोला, ये कौन सा डांस है, मैंने पहली बार सुना है, बताओ मुझे। वैशाली मुस्कुराकर बोली, चलो बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वैशाली चाली को अपनी गोद में उठा लेती है। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और अब वैशाली चाली से डरती नहीं थी। वैशाली चाली को लेकर मेन हॉल में आती है और चाली से कहती है, वो जो सामने दिख रही है ना तुमको, उसके पास जाओ और जोर जोर से भौंकना। विप्लव वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो। वैशाली विप्लव को घूरते हुए बोली, अशुभ बात मत किया करो वरना अभी इस बालकनी के ऊपर से नीचे धकेल देंगे तुमको, मर जाओगे। विप्लव जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। वैशाली चाली को छोड़ देती है तो चाली चुपचाप शीतल के पीछे खड़ा हो जाता है। शीतल जब डाइनिंग साफ करके पलटती है तो चाली को देखकर डर जाती है। चाली अपनी डरावनी मुस्कान के साथ जोर जोर से भौंकने लगता है। शीतल पूरे मेन हॉल में दौड़ते हुए चिल्लाने लगती है और चाली उसके पीछे दौड़ने लगता है। अचानक वहां पर रखे गमले से शीतल टकरा जाती है और गमले में भरा मिट्टी पूरी तरीके से मेन हॉल में फैल जाता है। विप्लव पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये तो सच में भागम भाग डांस हो गया। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, अब जाकर चुपचाप चाली को पकड़कर ले आओ, वरना काकी सासू देखेगी ना तो तुम और तुम्हारा ये चाली दोनों घर से बाहर हो जाओगे।
विप्लव सीटी बजाता है तो चाली जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है। विप्लव दबे पांव अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वैशाली पिलर के पीछे से निकलकर नीचे आती है और अनजान बनते हुए शीतल से कहती है, ई का हाल बना कर रखी हो पूरे घर का, तुमको साफ करने के लिए कहे थे, बर्बाद करने के लिए नहीं। तभी वहां पर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। रचना शीतल को घूरते हुए बोली, ये सब क्या हाल बना कर रखा है तुमने। शीतल लंबी सांसें लेते हुए बोली, वो एक कुत्ता आ गया था और मुझे कुत्तों से डर लगता है। वैशाली एक नज़र सम्राट और अमृत पर डालने के बाद शीतल से बोली, काहे खाली कुत्तों से डर लगता है, बागर बिल्ले और नेवले से डर नहीं लगता, उनको तो बहुत देखती रहती हो। सम्राट और अमृत घूरकर वैशाली को देखते हैं जबकि बाकी सब कंफ्यूज होकर वैशाली को देखने लगते हैं। वैशाली के इस तरीके से परेशान करने के बाद क्या प्लान करेगी शीतल और दामिनी वैशाली के खिलाफ। अदिति के इस तरीके के बदलते नेचर पर शोभित का कैसा रिएक्शन होगा। क्या रुद्रा फलक से मिलने आएगा। इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए बने रहिए।